सभी शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, कल मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि मिशन प्रेरणा के अंतर्गत अयोध्या जनपद में जल्द ही एक ऑफलाइन परीक्षा आयोजित होने जा रही है जो सभी शिक्षकों की होगी। इसी के क्रम में मैं आज पहले बता देना चाहता हूं कि कल अयोध्या जनपद में एक परीक्षा आयोजित हुई जिसमें 150 प्रश्न पूछे गए और उनमें से 50 प्रश्न आधारशिला मॉड्यूल से संबंधित थे, 50 प्रश्न ध्यानाकर्षण मॉड्यूल से संबंधित थे और 50 प्रश्न आपके शिक्षण संग्रह मॉड्यूल से संबंधित थे। ये परीक्षा वहां के सभी एआरपी और संकुल शिक्षक की आयोजित की गई। मैंने अयोध्या से कुछ शिक्षकों से बात की तो उन्होंने मुझे बताया कि जल्द ही सभी शिक्षकों की परीक्षा आयोजित होने वाली है। फिलहाल जो परीक्षा हुई है वो संकुल शिक्षक और एआरपी की हुई है। और सबसे बड़ी बात इस परीक्षा की ये थी कि इस परीक्षा में किसी भी अध्यापक को अपने साथ मोबाइल ले जाने की अनुमति नहीं थी। यानी ऑफलाइन परीक्षा में आपको जो भी करना था अपने दम पर करना था। जितने प्रश्न आपसे आते थे उतने प्रश्न आपको अपने आप करने थे। और इस परीक्षा की प्रतिलिपि राज्य परियोजना निदेशक को भी भेजी जा चुकी है। अब जब राज्य परियोजना निदेशक को किसी चीज की प्रतिलिपि भेजी जाएगी तो हो सकता है कि राज्य परियोजना निदेशक इस परीक्षा को सभी जिलों में आयोजित कराएं। तो संभव ऐसा हो सकता है, भले ही ऐसा ना हो वो अच्छी बात है, लेकिन संभवतः ऐसा हो सकता है कि सभी जिलों में इस तरह की ऑफलाइन परीक्षा आयोजित की जाए। साथियों, अगर ऑफलाइन परीक्षा आयोजित की जाती है तो उसमें जितना हमने पढ़ा हुआ है उतना ही हम कर पाते हैं। अगर ऑनलाइन परीक्षा होती है तो हम स्टाफ में बैठकर भी क्वेश्चन को डिस्कस कर सकते हैं और उनका आंसर दे सकते हैं। लेकिन जब ऑफलाइन परीक्षा होती है तब हमें अपनी मेहनत से ही करना पड़ता है। इसलिए मेरी आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, आप ध्यानाकर्षण, शिक्षण संग्रह और आधारशिला इनसे संबंधित मैंने बहुत सारी वीडियो बनाई हुई है। प्रश्नावली से संबंधित आप मेरे चैनल पे जाइए, वहां की प्लेलिस्ट को ओपन कीजिए, उसमें आपको एक प्रश्नावली के से संबंधित आपको प्लेलिस्ट मिलेगी। उसमें आपने अगर एक बार आप सभी प्रश्नावली की वीडियो देख लेंगे तो आपके लगभग तीनों मॉड्यूल्स याद हो जाएंगे। इसके साथ साथ मॉड्यूल्स की भी मैंने वीडियो बनाई हुई है, आप उनको भी देख सकते हैं। तो आपका तीनों मॉड्यूल्स का अध्ययन अच्छे से हो जाएगा। क्योंकि हो सकता है कि कल आपके जिले में भी ये परीक्षा आयोजित की जाए, तो इसलिए आप पहले तैयार रहना ज्यादा बेटर है उस समय से कि आप परीक्षा आयोजित हो जाए और आपके नंबर उसमें कम आए तो वो ज्यादा बेकार होगा। इससे पहले आप तैयारी कर लीजिए। तो कल की परीक्षा में मैंने काफी कोशिश की कि मुझे परीक्षा का प्रश्न पत्र मिल जाए। हालांकि मेरी कोशिश कुछ हद तक सफल भी हुई। मुझे कुछ प्रश्नों का प्रश्न पत्र मिल गया, लगभग 70-80 प्रश्नों का मुझे प्रश्न पत्र मिल गया और मैं कोशिश कर रहा हूं कि लगभग 150 के 150 प्रश्न मुझे मिल जाए जिससे कि मैं आपको अवगत करा सकूं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि दिनांक 21/10/2020 को अयोध्या जनपद में आधारशिला, ध्यानाकर्षण और शिक्षण संग्रह की जो परीक्षा हुई उसमें कौन कौन से प्रश्न पूछे गए। ये हमारा पार्ट 1 है। इसमें हम 50 प्रश्न लेंगे, क्योंकि 50 प्रश्नों में से अगर हम 50-50 प्रश्न के 3 पार्ट की वीडियो बनाते हैं तो 3 पार्ट हो जाते हैं, आपके तीनों पार्ट कंप्लीट हो जाएंगे। क्योंकि 50 प्रश्न से ज्यादा वीडियो बनाने में वो वीडियो काफी बड़ी हो जाएगी और अभी मुझे सारे प्रश्न उपलब्ध भी नहीं है। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं, अगर आप चाहते हैं इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको एक प्लेटफॉर्म पर मिले तो उसके लिए मैंने इंफॉर्मेटिव वीडियो व्हाट्सएप ग्रुप और इंफॉर्मेटिव वीडियो टेलीग्राम ग्रुप बनाए हुए हैं। आप चाहें तो मेरे ग्रुप से जुड़ सकते हैं। ग्रुप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं कि कौन कौन से प्रश्न इस परीक्षा में पूछे गए। इनके उत्तर भी मैं आपको बताऊंगा स्पष्ट करके। हो सकता है 1-2 उत्तर इसका गलत हो, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको सही से सही जानकारी दूं। ये परीक्षा ऑफलाइन आयोजित की गई अयोध्या में, जिसमें पहला प्रश्न था, तीनों हस्त पुस्तिकाओं का विकास किस समूह के द्वारा किया गया है। तो जो हमारी तीनों हस्त पुस्तिकाएं हैं इसके ऑप्शन दिए हुए हैं, केंद्र गुणवत्ता समूह, बी है राज्य गुणवत्ता समूह द्वारा, सी है एनजीओ द्वारा और डी है एआरपी के समूह द्वारा। साथियों, ये जो निशान लगे हुए हैं इसमें ये मैंने नहीं लगाए, ये उनके लगाए हुए हैं जिसने परीक्षाएं दी। तो इनको मत मान के चलिए आप सही उत्तर मैं आपको बता के चलूंगा। हालांकि इन्होंने ज्यादातर उत्तर सही लगाए हैं लेकिन मैं आपको सही उत्तर बता के चलूंगा। तो जो तीनों हस्त पुस्तिकाओं का विकास है वो राज्य गुणवत्ता समूह द्वारा किया गया है।
तो इस पे आपका इसका आंसर आपका बी ही होगा जो इन्होंने लगाया है, बिल्कुल सही आंसर इन्होंने लगाया है। उसके बाद दूसरा प्रश्न था भाषा विकास का क्रम है। तो भाषा विकास का जो क्रम होता है वो हमारा होता है LSRW। LSRW से मतलब क्या है हमारा, लिसनिंग यानी सुनना, फिर स्पीकिंग यानी कि बोलना, रीडिंग यानी कि पढ़ना, और राइटिंग यानी कि लिखना। आप इसे सुबोपली के नाम से भी याद कर सकते हैं। यह भी आपका बहुत ज्यादा प्रश्न आता है कि भाषा विकास का क्रम क्या है। नेक्स्ट प्रश्न है लिखने के लिए जरूरी है, क्या जरूरी है, गद्यात्मक कौशल, भाषा संरचना संबंधी कौशल और संज्ञानात्मक कौशल और सभी। तो लिखने के लिए कौशल जरूरी होते हैं। कौन से कौशल जरूरी होते हैं, ये इसका आंसर गद्यात्मक कौशल भी होगा, क्योंकि जब आप लिखना शुरू करते हैं तो सबसे पहले गद्यात्मक कौशल यानी कि अक्षर सही ढंग से लिखने के लिए हाथ और उंगलियों का अगर संयोजन और संचालन सही हो रहा है तो ये आता है आपका गद्यात्मक कौशल में। दूसरा आता है भाषा संरचना संबंधी कौशल, ध्वनियों को चिन्हों में बदलना, सही वाक्य संरचना, विराम चिन्हों का उचित प्रयोग करना, ये आपका होता है भाषा संरचना संबंधी कौशल। और एक कौशल और आता है हमारा तीसरा आपका इसमें दिया हुआ है संज्ञानात्मक कौशल। तो संज्ञानात्मक कौशल में क्या होगा, क्या लिखना है इस बारे में सोचना, बात को तार्किक ढंग से लिखने और एक सूत्र में जो पिरोने का कौशल होता है उसे आप संज्ञानात्मक कौशल कहते हैं। और ये लिखने के सभी कौशल जरूरी होते हैं। तो इसका आंसर सभी आएगा, यानी कि लिखने के तीनों कौशल होते हैं, गद्यात्मक कौशल भी, भाषा संरचना संबंधी कौशल भी और संज्ञानात्मक कौशल भी। मैंने तीनों कौशलों के बारे में आपको बता दिया। उसके बाद चौथा प्रश्न है भाषा अभिव्यक्त होने से पहले किन चरणों से होकर गुजरती है। पहला है अनुभूति, दूसरा ऑप्शन है इसका चिंतन, तीसरा ऑप्शन है अनुभूति एवं चिंतन, और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो जो भाषा अभिव्यक्त होती है, अभिव्यक्त होने से पहले वो अनुभूति और चिंतन के चरणों से होकर गुजरती है। पहले अनुभूति होगी, फिर आप चिंतन करेंगे और तब जाके भाषा व्यक्त होगी। तो इनका आंसर गलत है। इसमें आप सी आंसर मान के चलिए कि भाषा अभिव्यक्त होने से पहले अनुभूति और चिंतन के चरण से होकर गुजरती है। नेक्स्ट आता है प्रेरणा तालिका में होता है। प्रेरणा तालिका में आखिर क्या क्या होता है। जो प्रेरणा तालिका होती है उसमें आपका शिक्षण लक्ष्य भी होता है, आकलन संकेतक भी होता है और आकलन की गतिविधियां भी होती हैं। यानी प्रेरणा तालिका में आपकी तीनों चीजें होंगी, तो इसलिए इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी। साथियों अभी मुझे थोड़े ही प्रश्न मिले हैं, मैं कोशिश करूंगा कि 150 के 150 प्रश्न मिल जाएं। आप इनको ध्यान से तैयार कर लीजिए, इससे आपकी अच्छी तरह से तैयारी हो जाएगी। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 6, ERAC से क्या तात्पर्य है। तो ERAC, ई से होता है एक्सपीरियंस, आर से रिफ्लेक्शन, ये सीखने सिखाने के चरण होते हैं, और ए से एप्लीकेशन और सी से कंसोलिडेशन। एक्सपीरियंस का मतलब अनुभव, आर का मतलब रिफ्लेक्शन यानी चिंतन, ए का मतलब एप्लीकेशन यानी कि अनुप्रयोग, और सी का मतलब होता है चिंतन, इसमें सी का मतलब होता है निष्कर्ष, कंसोलिडेशन। तो इनका आंसर गलत है, आप इसका आंसर डी मानिए। इसका सही आंसर डी होगा, यानी अनुभव, चिंतन, अनुप्रयोग और निष्कर्ष। तो आप इसमें डी का आंसर मान के चलिए। नेक्स्ट प्रश्न है आपका गणित सीखने सिखाने का निम्नलिखित में से कौन सा क्रम है। तो जो गणित सीखने सिखाने का क्रम होता है वो आपका ELPS होता है। यह भी आप याद कर लीजिए, ELPS क्रम होता है गणित सीखने सिखाने का। ELPS से तात्पर्य है हमारा एक्सपीरियंस विद रियल ऑब्जेक्ट, यानी रियल ऑब्जेक्ट से आप बच्चों को एक्सपीरियंस कराएंगे। उसके बाद L लैंग्वेज, यानी उस रियल ऑब्जेक्ट पे आप बातचीत करेंगे, वार्तालाप करेंगे, यानी लैंग्वेज आप यूज कर रहे हैं। फिर उसके बाद ELP, P से मतलब पिक्चर, यानी पिक्चरों के माध्यम से आप उसको समझाने की कोशिश करेंगे, और S का मतलब सिंबल, और फिर आप सिंबल का यूज करेंगे। तो गणित सीखने सिखाने का क्रम होता है ELPS। इन्होंने सही निशान लगाया है, ये आप इनका आंसर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न है आधारशिला हस्त पुस्तिका का चित्रांकन किसने किया। यह प्रश्न भी काफी बार आ चुका है कि आधारशिला हस्त पुस्तिका का चित्रांकन किसने किया। तो इसका आंसर होगा, 4 आंसर्स में दिए हुए हैं, श्री नरेंद्र वर्मा, मुकेश
अग्रवाल, मनन बुक्स, इमरान खान और श्री रविकांत श्रीवास्तव। तो आधारशिला जो हस्तपुस्तिका है उसका चित्रांकन श्री रविकांत श्रीवास्तव ने किया। इस तरह का प्रश्न आपका आ जाता है। इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं, जो ध्यानाकर्षण हस्तपुस्तिका है उसका चित्रांकन भी श्री रविकांत श्रीवास्तव ने किया, लेकिन उनके साथ साथ सुश्री वंदना गुप्ता, आप याद कर लीजिए, वंदना गुप्ता ने चित्रांकन किया। यानी अगर आपका आधारशिला आता है तो आपका श्री रविकांत श्रीवास्तव होगा, और अगर आता है आपका ध्यानाकर्षण प्रश्न तो रविकांत श्रीवास्तव के साथ साथ वंदना गुप्ता भी आएंगी। और अगर बात करते हैं शिक्षण संग्रह की, तो शिक्षण संग्रह की रविकांत श्रीवास्तव तो हैं ही, इसके साथ साथ वंदना गुप्ता भी और जुड़ जाएंगे, यानी उनका दो दो नाम है। लेकिन श्री रविकांत श्रीवास्तव तो आप रट लीजिए, तीनों में आएगा ही आएगा नाम। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, सूक्ष्म शिक्षण का विकास किस देश में हुआ था? काफी मुश्किल प्रश्न है। इन्होंने ब्रिटेन निशान लगाया है, भारत, ब्रिटेन, अमेरिका और जापान। तो साथियों, सूक्ष्म शिक्षण का जो विकास हुआ था वो 1963 में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में हुआ था। और ये स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी जो है आपकी अमेरिका में पड़ती है, संयुक्त राज्य अमेरिका में। तो इसका आंसर आपका अमेरिका होगा, यानी कि सूक्ष्म शिक्षण का विकास जो है अमेरिका में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है, आधारशिला मॉड्यूल के कितने भाग हैं? यह भी आपको याद करना पड़ेगा। आधारशिला मॉड्यूल के आपके 6 भाग हैं। तीनों मॉड्यूल के आपको भाग याद होने चाहिए। आधारशिला के 6 भाग हैं, ध्यानाकर्षण के 4 भाग हैं और शिक्षण संग्रह के भी 6 भाग हैं। तो आधारशिला के 6 भाग में सबसे पहले भाग में आपको मैंने बताया था, कल भी ऐसा एक प्रश्न आया था, उसमें मैंने बताया था सबसे पहले भाग में आपको उद्देश्य है कि क्या आधारशिला का क्या उद्देश्य है, उसका प्रस्तावना, ये सब चीज है, उसमें उद्देश्य है। दूसरे भाग में भाषा के बारे में बताया गया है कि भाषा का शिक्षण किस तरह से करना है। तीसरे भाग में गणित के बारे में बताया गया है। चौथे भाग में कक्षा 3, 4, 5 में भाषा, गणित और सामाजिक विषय के बारे में बताया गया है। 5वें भाग में आपका मूल्यांकन के बारे में बताया गया है। और 6ठे भाग में आपको आपके वे परिशिष्ट हैं या वे हैं आपकी समय सारणी है, इस तरह की आपकी चीज दी हुई है। तो 6 भाग आपके आधारशिला में होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। ये थोड़े से ब्लर है, यानी जब फोटो इनका लिया गया तो ये ब्लर थे, क्योंकि वहां पर किसी को मोबाइल ले जाने की अनुमति नहीं थी, तो काफी मुश्किल से खींचे होंगे जिसने भी फोटो खींचे होंगे, तो इसलिए थोड़े से ब्लर आ गए हैं। तो इसलिए मेरी लैंग्वेज पे ध्यान दीजिए। नेक्स्ट है, केंद्रीय लर्निंग आउटकम का उदाहरण है। केंद्रीय लर्निंग आउटकम का उदाहरण है, तो मैंने आपको बताया था केंद्रीय लर्निंग आउटकम भाषा में 4 होते हैं। यह प्रश्न आपने कई बार देखा है कि भाषा में 4 केंद्रीय लर्निंग आउटकम होते हैं। आज मैं आपको बताता हूं कौन कौन से 4 केंद्रीय लर्निंग आउटकम भाषा में होते हैं। पहला होता है, बच्चे मुखर हैं, वे सुनकर समझते हैं, अभिव्यक्ति के लिए मौखिक विधाओं का प्रयोग करते हैं और खुले प्रश्नों, क्यों, कैसे, अगर आधारित सवाल पर उत्तर देते हैं। यह पहला केंद्रीय लर्निंग आउटकम होता है। बच्चे मुखर हैं, वे सुनकर समझते हैं, मौखिक अभिव्यक्ति करते हैं, अभिव्यक्ति के लिए मौखिक विधाओं का प्रयोग वे करते हैं और खुले प्रश्न, क्यों, कैसे, अगर आधारित सवालों का प्रश्न देते हैं। तो केंद्रीय लर्निंग आउटकम आपके सारे ही हो गए A, B, C, लेकिन ये पहला केंद्रीय लर्निंग आउटकम है, यानी इसका आंसर तो डी होगा। लेकिन मैं इसके साथ साथ आपको दूसरे केंद्रीय लर्निंग आउटकम भी बता देते हैं। ये आपका पहला केंद्रीय लर्निंग आउटकम हुआ भाषा का। दूसरा केंद्रीय लर्निंग आउटकम हुआ, बच्चे रुचि से विविध विधाओं की सामग्री पढ़ते हैं और उस पर आधारित जानकारी, तर्क और कल्पना आधारित प्रश्नों के उत्तर मौखिक व लिखित रूप में देते हैं। ये आपका दूसरा केंद्रीय लर्निंग आउटकम हुआ भाषा का। तीसरा केंद्रीय लर्निंग आउटकम है, बच्चे स्वयं में भाषा उपयोग में त्रुटियां निकालकर सुधार सकते हैं। यानी बच्चों की भाषा में त्रुटि अगर उनकी खुद की भाषा में हो रही है तो उसको देख लेते हैं कि हमने कहां त्रुटि की और उसका सुधार भी कर सकते हैं। और मौखिक और लिखित संदर्भों में भाषा का उपयोग करते हैं। ये तीसरा केंद्रीय लर्निंग आउटकम हुआ भाषा का। और चौथा केंद्रीय लर्निंग आउटकम हुआ, बच्चे अनुभव, भावनाओं और कल्पनाओं को मौखिक या लिखित अभिव्यक्तियों के रूप में दे पाते हैं। तो ये 4 केंद्रीय लर्निंग आउटकम होते हैं भाषा के। तो इसमें चारों दिए हुए हैं, 3 दिए हुए हैं, ये 3 एक में से ही दे दिए इन्होंने, तो इसका आंसर डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, LSRW में S क्या है? LSRW, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग,
राइटिंग। तो एस का मतलब क्या हुआ? स्पीकिंग, और स्पीकिंग को हिंदी में क्या कहते हैं? बोलना। तो इसमें दे रखा है सुनना, पढ़ना, बोलना, लिखना, तो ये तो आसान है, तो आप सी पे आंसर लगा देंगे। सी पे इनका आंसर सही है। काफी हद तक इन्होंने प्रश्न सही किए हैं। आधारशिला हस्तपुस्तिका मुख्यतः किन कक्षाओं के लिए विकसित की गई है? तो जो आधारशिला हस्तपुस्तिका है 1 से 5 तक, 6 से 8 तक, 1 से 8 तक, 1, 2, 3 के लिए। आधारशिला हस्तपुस्तिका जो है आपकी 1 से 3 तक की कक्षाओं के लिए विकसित की गई है। 1, 2, 3, तो ये आपका आंसर सही हुआ। नेक्स्ट है सीखने के क्रमबद्ध चरण है। सीखने के चरण कौन कौन से हैं? अब ये प्रश्न पहले भी आया था शायद, लेकिन पहले इन्होंने गलत कर दिया था और इसमें इन्होंने सही कर दिया। सीखने के चरण क्या होते हैं? ERAC, एक्सपीरियंस यानी कि अनुभव, R का मतलब रिफ्लेक्शन यानी कि चिंतन, A का मतलब एप्लीकेशन यानी कि अनुप्रयोग, और C का मतलब कंसोलिडेशन यानी कि निष्कर्ष। इन्होंने सही आंसर लगाया है अनुभव, चिंतन, अनुप्रयोग, निष्कर्ष। उसके बाद नेक्स्ट है ELPS का सिद्धांत किस विषय शिक्षण में सहायक है? ये थोड़े से ब्लर है, तो ये मत मानिए कि वीडियो की क्वालिटी खराब है, आप मेरी भाषा पे ध्यान दीजिए, क्योंकि मुझे पिक्चर्स इस तरह से मिली, ये मानिए कि बड़ी मुश्किल में ये पिक्चर्स मुझे मिली हैं। अभी तो कुछ ही क्वेश्चन मिले हैं, पूरे क्वेश्चन अभी मिले नहीं है। ये मैं पार्ट 1 बना रहा हूं, धीरे धीरे मैं इसका पार्ट 2 और पार्ट 3 भी बनाऊंगा। तो ELPS का सिद्धांत किस विषय शिक्षण में सहायक है? ये आपका गणित में सहायक है, क्योंकि ELPS का सिद्धांत आपका गणित में होता है। नेक्स्ट है प्रारंभिक स्तर पर आधारभूत दक्षताएं किस विषय के लिए हैं? तो जो प्रारंभिक स्तर पर आधारभूत दक्षताएं हैं वे आपकी हिंदी और गणित, भाषा और गणित के लिए हैं। साथियों इसके साथ साथ आप भी देखते रहिए कि आपने कितने प्रश्न करे, इससे आपको अपना आकलन हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, फाउंडेशन सीवर में कितने वादन होंगे? तो जो आपका फाउंडेशन सीवर होगा उसमें 2 वादन होंगे आपके, एक भाषा का वादन होगा, एक आपका गणित का वादन होगा, और दोनों वादन आपके 90-90 मिनट के होंगे। अब इन 90-90 मिनट में मैं आपको सबसे बता देता हूं, अगर आपका भाषा का वादन है तो भाषा में आपका सुनने के लिए 10 मिनट होंगी, बोलने के लिए 35 मिनट होंगी, पढ़ने के लिए 25 मिनट होंगी, और लिखने के लिए आपकी 20 मिनट होंगी। कुल आपकी 90 मिनट होंगी। इसी तरह से गणित में ELPS का सिद्धांत हम यूज करेंगे। E का मतलब ठोस वस्तु पर कार्य करेंगे, तो इसके लिए हमारी 30 मिनट होंगी। उसके बाद L वार्तालाप करेंगे ठोस वस्तु पर, उसके लिए हमारी 10 मिनट होंगी। वैसे किताब में 10 मिनट दे रखी है, मुझे लगता है 20 मिनट है, शायद मिसप्रिंट है, क्योंकि अगर इसकी मिनट्स को गिनते हैं तो वे 80 बैठती हैं, लेकिन 90 मिनट होती हैं, तो इसे 20 मान के चलिए। और P का मतलब चित्रों पर कार्य है, इसके लिए भी 20 मिनट होंगी। और S का मतलब प्रतीकों पर कार्य, इसके लिए भी 20 मिनट होंगी। तो बस अब प्रश्न का मतलब तो यही है कि कितने वादन होंगे? 2 वादन होंगे, एक भाषा का और एक गणित का। नेक्स्ट है आपका किसी भी शैक्षिक संस्था या स्कूल में सम्मिलित गतिविधियां महत्वपूर्ण पहलू हैं। संबंध, प्रतिक्रिया, परिणाम, ABC सभी। किसी भी शैक्षिक संदर्भ में जो सम्मिलित पहलू होते हैं वे तीनों ही होंगे, संबंध भी होंगे, प्रतिक्रिया भी होगी और परिणाम भी होंगी। तो इसका आंसर D होगा। टी पे आप क्लिक कर दीजिए। 1-2 क्वेश्चन का हो सकता है आंसर मेरा गलत हो। अगर आपको लगता है मेरा कोई क्वेश्चन आंसर गलत है तो आप कमेंट्स बॉक्स में उसका सही आंसर बता दीजिए, जिससे कि सबको कंफ्यूजन ना हो। नेक्स्ट प्रश्न है गणित शिक्षण में महत्वपूर्ण है रटने से ज्यादा समझना और सही उत्तर से ज्यादा जरूरी है सही प्रक्रिया। तो जो आपका गणित शिक्षण होता है इसमें आपका रटने से ज्यादा समझना ज्यादा जरूरी है गणित में, और सही उत्तर से ज्यादा जरूरी है सही प्रक्रिया। तो इसका आंसर जो होगा A और B दोनों होगा। सही है, इसका आंसर इन्होंने सही लिखा है। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका जो गणित शिक्षण में महत्वपूर्ण होता है, ये ध्यान रखिए, रटने से ज्यादा महत्वपूर्ण समझना तो है ही, सही उत्तर से ज्यादा जरूरी है सही प्रक्रिया। और एक चीज और है गणित शिक्षण में, गणित की अवधारणात्मक समझ आ जाए। तो अगर इसमें एक आंसर और होता तो भी कोई दिक्कत नहीं थी, तो A, B, C हो जाता। अब A और B का आंसर सही है। नेक्स्ट आपका प्रत्येक बच्चा सीख सकता है, प्रामाणिक रूप से कहा गया है। तो प्रत्येक बच्चे की बात कर रहे हैं, तो बाल मनोविज्ञान अध्ययन में कहा गया है कि प्रत्येक बच्चा सीख सकता है। इसके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, वैज्ञानिक अध्ययन में, बाल वैज्ञानिक अध्ययन में, मनोवैज्ञानिक अध्ययन में, सामाजिक अध्ययन में। तो इसका बाल मनोवैज्ञानिक अध्ययन में आंसर होगा। नेक्स्ट है मूल्यांकन किसके आधार पर किया जाता है? परीक्षा के आधार पर या आकलन के आधार पर? तो
आकलन के आधार पर और परीक्षा के आधार पर। सबसे पहले मूल्यांकन और आकलन में अंतर देख लेते हैं क्या होता है। बीच बीच में जांचने वाले काम को हमने, मान लिया बच्चा पढ़ रहा है, हम उसे बीच बीच में जांच रहे हैं, ठीक भी पढ़ रहा है भाई, कुछ सीख भी रहा है, नहीं सीख रहा, तो इसको कहते हैं आकलन। और इसी आकलन के आधार पर हम करते हैं मूल्यांकन। आप अगर परीक्षा ले लोगे बच्चे की तो हो सकता है वो नकल होकर करके पास हो जाए या किसी से पूछ के अगर जाए, तो उससे आपका मूल्यांकन नहीं होगा। तो इसका आंसर मेरे हिसाब से इसका आंसर बी होगा, आकलन के आधार पर। क्योंकि अगर हम बीच बीच में किसी चीज को आंकते हैं, बच्चे को इसके काम को आंकते हैं कि वो कर रहा है या नहीं कर रहा है, सीख रहा है या नहीं सीख रहा, तो इसको आकलन कहते हैं। और आकलन के आधार पर हम फिर मूल्यांकन करते हैं कि हाँ बच्चा किस कैटेगरी में है, क्या है, इस तरह से हम उसे आकलन कर देते हैं। तो ये इसका आपका आंसर होगा बी। नेक्स्ट है, व्यक्तित्व निर्माण की आधारशिला किस शिक्षा को माना जाता है? तो जो व्यक्तित्व निर्माण की आधारशिला होती है वो आपकी प्राथमिक शिक्षा होती है, यानी प्राथमिक शिक्षा इसका आंसर होगा। इसमें दे रखा है माध्यमिक शिक्षा, पूर्व माध्यमिक शिक्षा, पूर्व प्राथमिक शिक्षा, तो मेरे हिसाब से जो व्यक्तित्व निर्माण की आधारशिला बच्चे में प्राथमिक शिक्षा में पड़ती है, इनका आंसर मुझे सही लग रहा है। उसके बाद नेक्स्ट है, काफी ब्लर है ये, तो इसको वैसे देख लीजिए, कौन सी अवस्था व्यक्तित्व विकास की दृष्टि से एक निर्णायक अवस्था होती है? व्यक्तित्व के विकास की दृष्टि से एक निर्णायक अवस्था होती है। तो जो व्यक्तित्व का विकास होगा वो शैशवावस्था में होता है, यानी इसका आंसर बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, शैशवावस्था, तो इसका आंसर होगा शैशवावस्था। ये सबसे पहले ही दिया हुआ है आधारशिला मॉड्यूल में कि शैशवावस्था व्यक्तित्व के विकास की एक निर्णायक अवस्था होती है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 24। काफी बड़ी वीडियो हो जाएगी ये, 50 प्रश्न में, मैं कोशिश करता हूं थोड़ा जल्दी की। 50 दिवसीय फाउंडेशन लर्निंग शिविर में सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना के लिए प्रतिदिन कम से कम कितने मिनट निर्धारित है? तो मैंने बताया था सुनने के लिए आपकी 10 मिनट है, तो इनका आंसर तो गलत है, डी। सी में आ रहा है, ये सही है। सुनने के लिए, फिर बोलने के लिए 35 मिनट है, उसके बाद पढ़ने के लिए 20 मिनट है, और उसके बाद लिखने के लिए भी 20 मिनट है। 10, 35, 10 आपका ये था 50 दिवसीय सुनने के लिए 10 मिनट आपकी होगी, फिर 35 मिनट हो गई। देखिए कौन से ऑप्शन में है, ए में 10, 35 और उसके बाद 25 और फिर 20, तो इसका आंसर ए होगा, यानी कि सुनने के लिए 10 मिनट, बोलने के लिए 35 मिनट, पढ़ने के लिए 25 मिनट और उसके लिए 20 मिनट। ये आपको याद करना पड़ेगा। इसी तरह से आप ईएलपीएस भी याद रखिए। ईएलपीएस यानी गणित शिक्षण हो रहा है, तो उसमें कितना समय देंगे? 30 मिनट आप ई के लिए देंगे, यानी रियल ऑब्जेक्ट के लिए, 20 मिनट आप लैंग्वेज के लिए देंगे, लैंग्वेज यूज्ड के लिए, और उसके बाद 20 मिनट आप पिक्चर पे देंगे और 20 मिनट आप सिंबल पे देंगे। इसके बाद प्रश्न नंबर 25, कक्षा 1 व 2 के बच्चों में भाषा और गणित की गहरी और बुनियादी समझ विकसित करने के लिए जरूरी जानकारियों और रोचक गतिविधियों का समावेश किस मॉड्यूल में किया गया है? तो ये आपका कक्षा 1 और 2 की बात कर रहे हैं, और बच्चों में भाषा और गणित की गहरी और बुनियादी समझ विकसित करनी है, तो इसका आंसर आपका आधारशिला होगा। तो आप आधारशिला पे इसका निशान लगा दीजिए। उसके बाद अकादमिक संदर्भ समूह का गठन कितने स्तर पर किया जाता है? तो साथियों, अकादमिक संदर्भ समूह का गठन आपका 2 स्तर पर किया जाता है। राज्य स्तर पर राज्य संदर्भ समूह होते हैं जिन्हें एसआरजी बोलते हैं, और जिला स्तर पर अकादमिक रिसोर्स पर्सन आपकी एआरपी होते हैं। तो इसका आंसर 2 स्तर पर होगा, बिल्कुल सही है। उसके बाद मानसिक सक्रियता किसका संकेत है? तो मानसिक सक्रियता सीखने का, सिखाने का, शिक्षण का, उपयुक्त का। तो मानसिक सक्रियता जो संकेत होता है वो आपका सीखने का होता है, यानी बच्चे की मानसिक सक्रियता हो गई, यानी बच्चा सीख गया, सीखने का। इसका आंसर सही होगा, इसका आंसर ए होगा, ना सिखाने होगा, ना शिक्षण होगा, उपयुक्त का भी आपका नहीं होगा। तो इस पे आप ए पे निशान लगाइए, ए आपका सही होगा। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 28, बच्चों के आगामी जीवन की आधारशिला को कौन निश्चित करता है? विद्यालय में शिक्षकों का स्नेहपूर्ण और संवेदनशील व्यवहार, विद्यालय की व्यवस्था, आईसीटी का प्रयोग, उपयुक्त सभी।
तो बच्चों के आगामी जीवन की आधारशिला को शिक्षकों का स्नेहपूर्ण व्यवहार और संवेदनशील व्यवहार निश्चित करता है, तो इसका आंसर ए ही होगा। उसके बाद प्रश्न नंबर 29 है, बच्चों के संज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक, यानी संज्ञानात्मक विकास होना है बच्चों का, भावात्मक और क्रियात्मक विकास को प्रभावी कड़ी मानी जाती है। शिक्षण, शिक्षण संग्रह, शिक्षण की सीढ़ी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा, मेरे हिसाब से इसका आंसर शिक्षण होगा, शिक्षण संग्रह नहीं होगा। बच्चों के संज्ञानात्मक विकास, क्रियात्मक की प्रभावी कड़ी शिक्षण होती है, तो इसका आंसर ए आप लगाइए। अगर आपको कोई क्वेश्चन डाउटफुल लगता है या आपको लगता है मेरा आंसर गलत है, तो आप कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखें। उसके बाद सीखने के क्रियाकलापों को जोड़ने हेतु आप किसका प्रावधान करेंगे? पाठ्य पुस्तकों का, अंत्य पाठों का, पुस्तकालय का, प्रयोगशाला का। तो जो सीखने के क्रियाकलाप है, अगर आप उनको जोड़ना चाहते हैं तो हमें पाठ्य पुस्तकों की जरूरत पड़ेगी, तो इसका आंसर ए होगा, पाठ्य पुस्तकों का। तो 30 में आप ए लगा लीजिए। उसके बाद आधारशिला मॉड्यूल में लर्निंग आउटकम भाषा विकास के कितने बुनियादी पहलुओं पर आधारित है? तो आधारशिला मॉड्यूल में जो भाषा विकास के बुनियादी पहलू होते हैं वे 4 होते हैं, ये आप याद रखिए। आधारशिला मॉड्यूल में कौन कौन से होते हैं ये भी मैं आपको साथ साथ बता देता हूं। पहला होता है सुनना व बोलना, दूसरा होता है पढ़ना और लिखना, तीसरा होता है भाषा संरचना और व्याकरण, और चौथा होता है आपका कल्पना और सृजनशीलता। यानी भाषा विकास के जो बुनियादी पहलू होते हैं वे 4 होते हैं। मैंने आपको बताया सुनना व बोलना, पढ़ना और लिखना, भाषा संरचना और व्याकरण, और कल्पना और सृजनशीलता। उसके बाद नेक्स्ट है ईएलपीएस में पी क्या है ये मैंने बता दिया है। ई से एक्सपीरियंस, एल से लैंग्वेज, पी से पिक्चर और एस से सिंबल। तो पी का मतलब पिक्चर हो गया। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न पत्र बनाते समय किस प्रकार के प्रश्नों का समावेश होना चाहिए? तो अगर आप प्रश्न पत्र बनाएंगे, आकलन प्रपत्र, तो आपको सभी तरह के प्रश्न लेने पड़ेंगे। यानी आपको बोधात्मक प्रश्न भी लेने पड़ेंगे, ज्ञानात्मक प्रश्न भी लेने पड़ेंगे, अनुप्रयोगात्मक प्रश्न भी लेने पड़ेंगे, यानी उपयुक्त सभी इसका आंसर होगा। उसके बाद एक ही तरीके और गतिविधि सभी बच्चों के सीखने में सहायक हो, ऐसा जरूरी है भी, नहीं भी, और जरूरी नहीं है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो एक ही तरीके और परिस्थितियों से सभी बच्चे सीखने में सहायक हो, ऐसा जरूरी नहीं है। तो इनका आंसर सी जो है आपका सही है, तो सी पे आप निशान लगा देंगे। उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की। काफी ब्लर पिक्चर्स हैं ये, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपको एक एक प्रश्न को समझा के चलूं। गणित, भाषाई और गणित विकास के द्वारा व्यक्तित्व और भावी जीवन को उन्नत बनाया जा सकता है। ये किस में बताया गया? ध्यानाकर्षण में, शिक्षण संग्रह में, या आधारशिला में, या इनमें से कोई से नहीं। तो भाषाई और गणित विकास की बात कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है आधारशिला में आपका बताया गया है, तो आधारशिला इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 36। वेबसाइट, वेब लिंक, शैक्षिक साहित्य की सूची, हेल्पलाइन, संपर्क सूत्र इत्यादि का शिक्षण हस्तपुस्तिका में दिया गया है। तो ये सब आपका जो है शिक्षण संग्रह मॉड्यूल में दिया गया है। उसमें वेबसाइट भी है, वेब लिंक भी है, शैक्षिक साहित्य की सूची भी है, हेल्पलाइन भी है, और संपर्क सूत्र भी है। ये आपके शिक्षण संग्रह मॉड्यूल में सबसे लास्ट में दिए हुए हैं। तो इसका आंसर आपका सही होगा, सी होगा। नेक्स्ट है सफलता ही सफलता को जन्म देती है। यह उक्ति किस मॉड्यूल की है? प्रेरणा लक्ष्य की, प्रेरणा तालिका की, आधारशिला की, या शिक्षण संग्रह की? तो सफलता ही सफलता की को जन्म देती है, यह उक्ति आपकी आधारशिला मॉड्यूल की है। तो इसमें आपका क्वेश्चन नंबर 37 जो है इन्होंने बताया है आधारशिला में सफलता ही सफलता को जन्म देती है। देखने से ऐसा ही लगता है, लेकिन यह उक्ति आपकी शिक्षण संग्रह मॉड्यूल की है। और शिक्षण संग्रह मॉड्यूल में भी आपको एक प्रभावी शिक्षण की सीढ़ी दी हुई है। उसमें सभी अक्षरों का ए से जेड तक के अक्षर हैं, उनमें सबका मतलब बताया गया है। जैसे ए से एक्टिव इन्वॉल्वमेंट, बी से बिजी क्लासरूम, इसी तरह से एस से होता है सक्सेस एक्सपीरियंस, यानी क्या मतलब? सफलता का अनुभव। तो उसमें यह बताया गया है सफलता ही सफलता को जन्म देती है। तो ये आपका आधारशिला इसका आंसर नहीं होगा, इसका आंसर होगा शिक्षण संग्रह। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से
किस आलोक में पुस्तकालय के संसाधनों का उपयोग समझ के साथ पढ़ने को कैसे सुगम बनाने के लिए किया गया है? ये थोड़ा सा ब्लर है, थोड़ी सी पढ़ने में दिक्कत आ रही है। निम्नलिखित में किस आलोक में पुस्तकालय संसाधनों का उपयोग समझ के साथ पढ़ने की विधि को सुगम बनाने के लिए किया गया है? तो ये है आपका पढ़े भारत, बड़े भारत, खेल भारत, खिले भारत, खूब खेलो, खूब पढ़ो, उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर होगा पढ़े भारत, बड़े भारत। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रेरणा तालिका में किन किन विषयों हेतु तालिकाएं दी गई हैं? तो प्रेरणा तालिका में आपकी भाषा और गणित के लिए तालिकाएं दी गई हैं, तो इसका आंसर आपका सी होगा। प्रश्न नंबर 40 पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 40 है, निम्नलिखित में से किस मॉड्यूल का उपयोग कर शिक्षक अपने दैनिक कक्षा कक्ष को रोचक और बाल केंद्रित बना सकते हैं? यानी आप ध्यानाकर्षण का उपयोग करेंगे, आधारशिला का उपयोग करेंगे, शिक्षण संग्रह का उपयोग करेंगे या उपयुक्त सभी का करेंगे। यानी कि मॉड्यूल का उपयोग करना है आपको दैनिक कक्षा कक्ष को रोचक बनाने के लिए मॉड्यूल विकसित किए गए हैं, तो इसका आंसर तीनों मॉड्यूल होंगे। ध्यानाकर्षण भी होगा, आधारशिला भी होगा, शिक्षण संग्रह भी होगा, तो इसका आंसर आपका डी होगा, उपयुक्त सभी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका 41 आ जाता है, सभी मॉड्यूल के प्रभावी उपयोग हेतु आवश्यक है। यानी अगर आप सभी मॉड्यूल का प्रभावी उपयोग करना चाहते हैं तो क्या क्या जरूरत है? ए, हस्त पुस्तिकाओं का आद्योपांत अध्ययन, अपने ज्ञान तथा अनुभवों से हस्त पुस्तिकाओं को और अधिक समृद्ध करते रहना, विद्यालय परिस्थितियों के अनुरूप सामग्री को चयनित करना और उपयुक्त सभी। तो सही बात है, अगर आप मॉड्यूल का प्रभावी उपयोग करना चाहते हैं तो आपको तीनों काम करने पड़ेंगे। हस्त पुस्तिकाओं का आद्योपाद अध्ययन करना पड़ेगा, अपने ज्ञान और अनुभव से हस्त पुस्तिकाओं को और अधिक समृद्ध करते रहना पड़ेगा, विद्यालय परिस्थितियों के अनुरूप सामग्री को चयनित करना पड़ेगा। तो इसका आंसर आपका डी होगा। उसके बाद फाउंडेशन लर्निंग शिविर के अंतर्गत समय सारणी में द्वितीय वादन गणित के लिए कुल कितना समय निर्धारित किया गया है? तो जो फाउंडेशन लर्निंग शिविर है इसके बारे में आपको डिटेल में बता देता हूं। समय सारणी का प्रथम वादन जो होगा वो आपका भाषा का होगा और द्वितीय वादन जो होगा आपका गणित का होगा, और दोनों के लिए 90 मिनट निर्धारित की गई हैं। तो इसका आंसर तो 90 मिनट होगा, लेकिन मैं आपको बता दूं 90 मिनट कैसे कैसे हैं। ई यानी एक्सपीरियंस के लिए आपकी 30 मिनट है, यानी आप रियल ऑब्जेक्ट से एक्सपीरियंस करेंगे तो उसके लिए 30 मिनट है, और एल यानी लैंग्वेज वार्तालाप आप करेंगे तो उसके लिए मॉड्यूल में 10 मिनट दी हुई हैं, लेकिन मेरे हिसाब से ये 20 मिनट होनी चाहिए, अगर क्योंकि पिक्चर के लिए भी 20 मिनट दी हुई हैं और सिंबल के लिए भी 20 मिनट दिए हैं। अगर सभी मिनटों को गिने तो ये हमारी हो जाती हैं 20 और 20 40 और 30 70 और 10 80, लेकिन है 90 का, तो इसलिए एल के लिए भी 20 मिनट मान के चलिए, तो आपका 90 मिनट का होगा। ये मिनट आपकी मैंने आपको बता दी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 42 है, शिक्षण संग्रह, आधारशिला, ध्यानाकर्षण आदि हस्त पुस्तिकाओं का विकास में किसने किसने अपना योगदान दिया? तो इन तीनों के विकास में एनसीईआरटी ने भी अपना योगदान दिया, गुणवत्ता प्रकोष्ठ, समग्र शिक्षा समृद्ध राज्य गुणवत्ता समूह ने भी दिया, यूनिसेफ ने भी दिया। आंसर है इसका उपयुक्त सभी, तीनों ने इसमें योगदान दिया है, तो इसका आंसर उपयुक्त सभी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 44, गणितीय अवधारणा की प्रवृत्ति होती है, इसमें दे रखा है ढलान, सीढ़ी नुमा और ऊंचा नीचा, इनमें से कोई नहीं। तो जो गणितीय अवधारणा होती है उसकी सीढ़ी नुमा होती है, यानी आप पहली सीढ़ी पे चढ़ेंगे उसके बाद आप दूसरी पे चढ़ेंगे, ऐसा नहीं कि आप दूसरी पे पहले चढ़ जाओ और पहली पे बाद में, या आप सबसे पहले ऊपर पहुंच जाओ। तो गणितीय अवधारणा की प्रवृत्ति जो आपकी सीढ़ी नुमा होती है। नेक्स्ट प्रश्न पे बात करते हैं, ये बहुत ही ज्यादा ब्लर है, आप इस पे मेरी लैंग्वेज पे ध्यान दीजिए। मैंने कोशिश की है इनको पढ़ने की, लेकिन ज्यादा ब्लर थी पिक्चर्स तो मैं समझ नहीं पाया। 46 तो मेरे बिल्कुल भी समझ में नहीं आया। ये है आपका 45 है। ये 3 अंकीय संख्याओं का समझ विकसित करना किस कक्षा का लक्ष्य है? यानी 3 अंकीय संख्याओं की समझ विकसित करना किस कक्षा का लक्ष्य है? तो ये आपका कक्षा 2 का लक्ष्य है। वैसे तो अगर आप आधारशिला मॉड्यूल देखेंगे तो 2 और 3 दोनों में ही 3 अंकीय कक्षाओं का लक्ष्य दिया हुआ है, 2 का भी दिया हुआ है, 3 का भी दिया हुआ है, तो इसमें कंफ्यूजन है। 3 आप अगर इसमें वैसे 3 आंसर अगर शायद नहीं दे रखा तो आप 2 पे लगा देंगे, क्योंकि कक्षा 3 में 3 और 4 अंकीय संख्याओं की समझ दे रखी है।
कक्षा 4 में 6 अंकीय संख्याओं की संख्या दे रखी है, कक्षा 5 में 8 अंक की दिया है, लेकिन कक्षा 2 में भी 3 अंक दे रखी हैं और 3 में भी 3 अंक दे रखी हैं। लेकिन कैसे है, उसमें गलत है या कहाँ है मुझे नहीं पता, कक्षा 2 पे आंसर लगा लीजिए। नेक्स्ट आपका प्रश्न नंबर 46 तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है कि क्या है। भाषा के कितने रूप होते हैं, पता नहीं क्या है, चलिए छोड़िए इसे, 46 को हम छोड़ देते हैं। 47वें है बोधात्मक प्रश्नों का प्रश्न पत्र बनाने में महत्वपूर्ण भाग का कितने प्रतिशत होना चाहिए, यानी कि आपको प्रश्न पत्र बनाना है तो उसमें बोधात्मक प्रश्न आपके कितने होने चाहिए। तो इसका आंसर होगा 50% आपके बोधात्मक प्रश्न होने चाहिए। इसके साथ साथ 20% ज्ञानात्मक, 20% अनुप्रयोगात्मक और 10% तर्कात्मक होते हैं। उसके बाद 49 ध्यानाकर्षण में दिया गया शिक्षण अधिगम चक्र का सिद्धांत है। तो शिक्षण अधिगम का सिद्धांत जो है, जो ध्यानाकर्षण में दिया गया है, इसे भी नहीं पता चल रहा क्या क्या है इसमें। इससे पहले एक प्रश्न हो रहा है आईसीटी, आईसीटी का विस्तृत रूप क्या है। तो आईसीटी का विस्तृत रूप होता है आपका इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो जहां पर भी होगा इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, आप जब नोट्स बनाएंगे तो इसको आप लिख लीजिए, इसमें ब्लर है बहुत ज्यादा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 49 है ध्यानाकर्षण में दिया गया शिक्षण अधिगम चक्र का सिद्धांत है। तो जो ध्यानाकर्षण में दिया गया इसमें आपका दे रखा है रोचक, अभ्यास और आकलन। जो ध्यानाकर्षण में शिक्षण अधिगम चक्र दिया हुआ है तो उसमें तीनों आते हैं, यानी आप रोचक प्रस्तावना से आप शुरुआत करेंगे, जब बच्चे समझने लगेंगे तो उन्हें ज्यादा से ज्यादा अभ्यास कराएंगे और अभ्यास कराने के बाद उनका आकलन करेंगे कि कितना उन्होंने सीखा। तो ध्यानाकर्षण शिक्षण अधिगम चक्र में तीनों होते हैं, तो इसका आंसर आपका सभी होगा। उसके बाद प्रश्न नंबर आपका 50 है बच्चों में तौल व मानक इकाइयों की समझ विकसित करने का लक्ष्य कहां पर दिया हुआ है। बच्चों में तौल और मानक इकाइयों की समझ विकसित करने का लक्ष्य किस तालिका में है। ये आपका प्रेरणा तालिका, गतिविधि तालिका, लक्ष्य तालिका या समूहीकरण। तो ये आपका प्रेरणा तालिका में दी हुई है, बच्चों में तौल और मानक इकाइयों की समझ विकसित करने का लक्ष्य है। तो साथियों ये आपके 50 प्रश्न थे, काफी ब्लर प्रश्न थे, मैंने काफी कोशिश की आपको बताने की, इसके लिए सॉरी कि आपको ब्लर प्रश्न मिल चुके, लेकिन आप मेरी भाषा पे ध्यान देंगे तो आपको प्रश्न लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। साथियों मैं कोशिश करूंगा कि 50 से आगे के प्रश्न हमें मिल जाएं तो हम इसका भाग 2 और भाग 3 बना लें। अगर किसी साथी को इस तरह के प्रश्न मिलते हैं तो आप मुझे जरूर भेजिए, जिससे कि मैं इसका भाग 2 और भाग 3 बना सकूं। तो साथियों आपको ये वीडियो कैसी लगी, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और वीडियो पे कमेंट्स कीजिए। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा इसके साथ साथ बेल के आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।